प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग गॉस की प्रमेय को समझ चुके हैं, उसका गॉस की प्रमेय का निगमन कर लिया है और उसका एक हम लोगों ने गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कर लिया था। अब आज का जो ये वीडियो है ये उसी पर आधारित है, लेकिन इसमें हम लोग इसके गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग नंबर 2 है उसको करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। और इसके बाद इसका एक टॉपिक और है कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कैसे किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो आप बहुत ध्यान से देखना है इस वीडियो को। देखते हैं आज का टॉपिक है, आज का डेरिवेशन है, ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर ही आधारित है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट वाला अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर से देख लें। ये इसका सेकेंड अनुप्रयोग है, वो है अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, एक अनंत विस्तार की क्या की है, समतल चादर ली है। ठीक है, और इसको क्या किया गया है, समतल प्लेट ली गई है या समतल चादर आप कुछ भी बोल सकते हैं, और इस पर क्या किया गया है, धन आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है, प्लस क्यू आवेश को एक समान रूप से क्या किया गया है, वितरित किया गया है। अब क्या किया गया है कि इस प्लेट की जो मोटाई है वो ये मान लिया कि इस प्लेट की मोटाई जो है वो नगण्य है, इसलिए यह प्लेट जो है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने इसका जो चित्र है ना उसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि माना अनंत विस्तार की समतल प्लेट पर धन आवेश समान रूप से वितरित है। माना समतल प्लेट की मोटाई जो है ना वो नगण्य है, तो इसलिए यह समतल प्लेट का यह जो तल है वो आवेश की एक समतल चादर के समान होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इसके कारण किसी बिंदु पर, इसी के निकट हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने क्या किया है कि ये जो प्लेट है इस पर जो एक समान रूप से आवेश को वितरित किया है, इसका एक हमने सूक्ष्म भाग ले लिया है, सूक्ष्म भाग ए ले लिया है, मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया है इस पृष्ठ का ए। इस पृष्ठ से हमने कितनी दूरी, स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु पी लिया है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जितनी दूरी पर इस क्षेत्रफल से, जितनी दूरी पर हमने बिंदु P लिया है उतनी दूरी पर हमने दूसरी तरफ एक बिंदु Q लिया है। ये बिंदु P था और ये बिंदु Q है, तो यहीं पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वो ज्ञात कैसे करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस की प्रमेय के अनुसार हम लोग को पता है कि गॉस की प्रमेय में हमें एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है। अब बंद पृष्ठ फिर कैसे बने, तो ये हमने एक छोटा सा पृष्ठ लिया था, छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, इसको हमें बंद करने के लिए हमने क्या किया कि इसके चारों ओर हमने क्या किया है, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली है। इस पृष्ठ को बंद करने के लिए इस तरीके का पृष्ठ होगा। अब इसको बंद करने के लिए हमने क्या करा है, दोनों तरफ से एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली है। ठीक है, तो इसके इस आवेश के या सॉरी ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु P लिया है और एक बिंदु Q लिया है। तो ये जो हमारा एक पृष्ठ बना है, बंद पृष्ठ, वह है बेलन की आकृति का। ठीक है, तो हमें इसी से गुजरने वाला, सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेंगे कि इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो इसी में आप क्या थोड़ा और लिख लेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि माना क्षेत्रफल A से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा आप इसमें और लिख लेंगे कि माना इस क्षेत्रफल A से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम लोग सबसे पहले इस पृष्ठ से, इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें जो फ्लक्स गुजरेगा वो किस किस पृष्ठ से गुजरेगा, तो एक तो इस पृष्ठ से गुजरेगा, तो मान लिया इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो φ1 है, और एक इस वाले पृष्ठ से गुजरेगा जो आप ये देख पा रहे हैं, इससे गुजरने वाला मान लीजिए हमने फ्लक्स φ2 मान लिया, और एक इससे गुजरेगा जिससे हमने मान लिया φ3। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इस वाले पृष्ठ के लिए एंगल कितना होगा। अच्छा, एंगल किसके बीच का होता है, एंगल होता है वैद्युत क्षेत्र और जिस पृष्ठ को लिया है उस पृष्ठ के एरिया वेक्टर का। और हम लोग ने इससे प्रीवियस वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझा है
कि अगर कोई पृष्ठ है तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा। जैसे हमारी ये हथेली है तो ये इसका पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा, अर्थात लंबवत होगा। तो इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा। तो वही यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए हमने ये वाला पृष्ठ लिया, इस वाले पृष्ठ को लिया, ये इस तरीके का पृष्ठ है, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस वाले पृष्ठ का, अब जैसे ये पॉजिटिव है ना इस पर आवेश, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, वो इधर की ओर होगा। और इस वाले पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो इधर की ओर होगा। एरिया वेक्टर जो होगा उसकी भी डायरेक्शन यही होगी। इस तरीके का पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा φ1 के लिए वो 0 डिग्री होगा। तो अगर φ1 के लिए 0 डिग्री है तो आप इसको भी देखेंगे तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा ना, प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा। और ये वाला इस तरीके का पृष्ठ है जिसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसमें जो एंगल बनेगा इसके लिए थीटा, वो भी कितना होगा, 0। अच्छा, इस वाले पृष्ठ की बात कर लें। ये बेलन का अगर देख पा रहे होंगे तो आप, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये वृत्तीय पृष्ठ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस वाले पृष्ठ की बात करें तो इस वाले पृष्ठ के लिए जो अपना क्षेत्र, वो वैद्युत क्षेत्र होगा, उसकी डायरेक्शन तो हमें पता है कि प्लस आवेश से दूर की ओर होगी, इस तरीके से। लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर होगा इधर पर, जो एरिया वेक्टर होगा इस पृष्ठ का, जैसे ये पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा ना, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो थीटा, वो होगा 90, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता कर ले रहे हैं, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो लिखते हैं बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, तीन पृष्ठ लिए हमने, तो φ1 प्लस φ2 और प्लस क्या हो जाएगा φ3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, φ1 के लिए हम लोगों ने एंगल कितना बोला है, 0 डिग्री, और φ3 के लिए भी एंगल 0 डिग्री है। तो होता क्या फार्मूला, वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा ई ए कॉस, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, प्लस इसमें भी हो जाएगा ई ए कॉस, लेकिन जो φ2 है उसके लिए एंगल हमने कितना बोला है, 90, तो ई ए कॉस 90, और प्लस इसके लिए हो जाएगा ई ए कॉस, इसके लिए भी एंगल 0 डिग्री था तो 0 डिग्री। तो जो फाई ई है वो बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू जो है ना वो 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये तो 0 है तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये तो फिनिश हो जाएगा, इसमें भी 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा ई ए और प्लस में ई ए। तो फाई ई बराबर जो बनेगा, ई ए और ई ए को आप ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 EA, ठीक है। ये तो आ गया इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। लेकिन हम लोगों ने इससे पहले गॉस की प्रमेय पढ़ी है, और इसको जो हम लोग डेरिवेट कर भी रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, गॉस की प्रमेय से। अच्छा, गॉस की प्रमेय क्या होती थी, उनका कथन होता था कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये तो हमने निकाला है इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जबकि गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वो कुल आवेश, जैसे इस पर आवेश हमने क्या दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है, तो इसी आवेश का 1/ε0 गुना होगा, तो इसको बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए ये भी वैद्युत फ्लक्स है और ये भी वैद्युत फ्लक्स है, तो इन्हीं दोनों को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बराबर कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2EA बराबर में आ जाएगा Q/ε0, ठीक है। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी वैल्यू पता करनी, E की वैल्यू पता करेंगे तो ये 2A जो है ना वो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2ε0 Q/A, ठीक है। 1/2ε0 Q/A को हम लोग इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, उसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, सिग्मा होता क्या, तो उसकी आप डेफिनेशन जान लीजिए। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर होता है तो उसे हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q/A। तो जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर होता है
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है Q/A। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक होगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो Q/A है इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख लेंगे बताइए, इसके प्लेस पर लिख लेंगे सिग्मा। E बराबर फार्मूला बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो उसका फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब इसकी कुछ हम लोग विशेष स्थितियां जानेंगे। आप अगर इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी हम लोग कुछ विशेष स्थितियां जानते हैं। जैसे इसमें एक स्थिति ये है कि मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं, मान लीजिए दो प्लेटें हैं इस तरीके से, मान लिया दो प्लेटें हैं। ठीक है, दोनों प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो हमने मान लिया सिग्मा, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। बस है क्या कि ये दोनों प्लेटें जो हैं वो समान रूप से आवेशित नहीं है। जैसे एक प्लेट को हमने प्लस Q आवेश से आवेशित किया है और एक प्लेट को हमने माइनस Q आवेश से आवेशित किया है। इस तरीके से दोनों के पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम है, सिग्मा ही है। तो वो आपसे यहाँ पर ये पूछना चाह रहा होगा कि बताइए इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इस तरीके से या तो बीच में पूछेगा या किनारों पर पूछेगा। तो सबसे पहले हम, जब ये विपरीत रूप से आवेशित दो प्लेटें हैं, समतल चादर है, तो इनके बीच में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, वो कितनी होगी इन दोनों प्लेटों के बीच में। एक कैसी है, पॉजिटिव आवेश है इस पर पूरी प्लेट पर, और इस पर ये जो है ना वो नेगेटिव आवेश है। तो हमने कहा इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, इस वाली प्लेट के कारण जो प्लस आवेश से आवेशित है, मान लीजिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो बताइए यहाँ पर E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि अगर ये प्लस आवेश है ना इस प्लेट के ऊपर, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है उसकी डायरेक्शन हमें पता है कि प्लस आवेश से दूर की ओर होती है। इतनी बात हम लोग जानते हैं। अब जैसे ये माइनस से आवेशित प्लेट है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर कितनी होगी, E2 की डायरेक्शन क्या होगी बताइए। तो E2 की डायरेक्शन माइनस आवेश की ही ओर होती, तो E2 की भी डायरेक्शन इधर की ही ओर होगी। तो अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो E बराबर क्या होगी, E1 प्लस E2। अच्छा, ये जो प्लेटें हैं वो वही है, अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर है। तो हमने अभी डेरिवेशन किया है कि इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण भी यही होगी और इसके कारण भी यही होगी। तो फिर हम परिणामी तीव्रता E बराबर कैसे निकालेंगे, E1 का मान जो होगा वो भी यही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस इसके कारण भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हम सिग्मा और सिग्मा को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा। E बराबर जो है ना वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला आप डेरिवेशन अच्छे से याद रखेंगे। ये जो है ना वो न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि दो प्लेटें हैं वो विपरीत प्रकृति से आवेशित हैं, बताइए इन प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। आपको इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो उस कंडीशन में अगर आपको डायरेक्ट पता है तो उसके कारण क्या होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो था पहली स्थिति थी वो दोनों प्लेटों के बीच में थी। ये प्लेटें जो है ना वो विपरीत प्रकृति से आवेशित है। अगर समान प्रकृति से भी आवेशित होती तो आप बड़े आसानी से निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए अगर समान प्रकृति से आवेशित होती तो उसके कारण इन प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती। ये पहली कंडीशन आप समझ गए होंगे, ये विपरीत प्रकृति से आवेशित है। मान लीजिए कुछ देर के लिए ये जो प्लेटें होती
ये समान प्रकृति से आवेशित होती हैं। जैसे इसके ऊपर प्लस है तो इस वाली प्लेट के भी ऊपर प्लस का आवेश होता, तो इस बिंदु यहाँ पर इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती बताइए। तो इसके कारण देखो प्लस के कारण क्या होता बताइए, इस प्लस के कारण E1 की जो डायरेक्शन है वो इस बिंदु पर बाहर की ओर होती, और जो ये वाली प्लेट थी इसके कारण E2 की डायरेक्शन कहाँ पर होती, आज E2 की डायरेक्शन ये थोड़ी ना होती, प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से दूर की ओर होती है, तो यहाँ पर जो E2 की डायरेक्शन होती वो कुछ इस तरीके से होती। अब बताइए अगर हम प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते तो E1 की डायरेक्शन इधर की ओर है और E2 की डायरेक्शन इधर की ओर है, दोनों प्लेटों के कारण होगी तो समान ही, क्योंकि दोनों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो समान है, तो E1 की जितनी तीव्रता होगी उतनी E2 की होगी, लेकिन एक इधर की ओर होगी एक इधर की ओर होगी, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, E बराबर E1 माइनस E2 करेंगे, तो E बराबर E1 का मान बताइए कितना होता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब माइनस इसका होता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो कट जाती। तो अगर समान प्रकृति से दो अनंत लंबाई की समतल प्लेटें हैं तो उस कंडीशन में उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो जीरो होती है, आप याद रखना। और अगर विपरीत प्रकृति से आवेशित है तो फिर उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होती है। एक ये वाली बात आप समझ गए। मान लीजिए कि जैसे एक पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव थी, ये तो अभी हम लोगों ने बीच में निकाला। अगला पॉइंट इसका ये है कि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक जो प्लेट है ना वो नेगेटिव आवेश से आवेशित है। तो अगर हम आपसे कहें, ध्यान देना भाई, अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों प्लेटों में किसी एक प्लेट के किनारे अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो क्या होगी बताइए। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अगर हम इनके किनारे जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस प्लेट से यहाँ पर अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें कि कितनी होगी, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना भाई वो इस वाली प्लेट के भी कारण होगी और इस वाले प्लेट के भी कारण होगी। तो बताइए इस वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, प्लस है ना, जैसे इसके कारण E1 है और इसके कारण E2 है, तो इस बिंदु पर E1 और E2 की डायरेक्शन देख लो। अब जैसे ये पॉजिटिव आवेश है ना इसके ऊपर, तो E1 की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, पॉजिटिव आवेश से दूर की ओर। अब ये क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है ना वो नेगेटिव की ही तो ओर होती, तो E2 की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से हो जाएगी। अब बताइए किसी एक बिंदु पर दो तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत हैं, परिणामी तीव्रता हमें पता दोनों को घटा के निकाला जाता, तो जब दोनों घटा के निकालेंगे इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, दोनों को घटा देंगे तो जो परिणामी तीव्रता है वो कितनी आ जाएगी, जीरो। तो परिणामी तीव्रता जीरो कब आई, जब दोनों प्लेटें विपरीत प्रकृति से आवेशित थी और हमने दोनों प्लेटों में किसी एक प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो वो क्या आई, जीरो। तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर दोनों प्लेटें विपरीत प्रकृति से आवेशित हो किसी एक प्लेट के बाहर, चाहे इधर निकालें और चाहे इस प्लेट के बाहर निकालें, तो याद रखना परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य आएगी। और अगर विपरीत प्रकृति से आवेशित प्लेटें हैं अगर हम उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं तो वो आएगी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। अगर समान प्रकृति से आवेशित है, अगर ये प्लेटें समान प्रकृति से आवेशित हैं तो उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो जीरो होगी, और इन प्लेटों के बाहर जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उस कंडीशन में फिर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ये होगी। बस आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझाई दिया गया है कि अगर कोई अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर है उसके निकट अगर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसका ये फार्मूला आपके सामने रखा, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात की वैद्युतशीलता होती सब लोग जानते हैं, और यहाँ पर सिग्मा क्या है, ये जो सिग्मा है ना इस सिग्मा को हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका फार्मूला हमने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन भी बताई कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उम्मीद करते हैं आप ये बातें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बेटा ये आपका एक डेरिवेशन हो गया, और इसमें हमने दो विशेष स्थितियां जानी कि जब दोनों प्लेटें समान प्रकृति से आवेशित होंगी तो दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी,
और दोनों प्लेटों के किनारे किसी बिंदु पर अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं तो कितनी होगी। और अगर दोनों प्लेटें में एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव आवेश से आवेशित है तो उस कंडीशन में इनके बीच पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और दोनों प्लेटों के किनारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आपने इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। इसके बाद ये जब टॉपिक कंप्लीट हो गया तो इसी में हम लोग नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, वो ये है कि गॉस की प्रमेय से हम लोगों को कूलाम के नियम का निगमन करना है, वो कैसे करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यही देखेंगे, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ये बेटा काफी बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा इस तरीके से गया है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है, तो इसको आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको गॉस की प्रमेय बताई है क्या होती है, उसको आप सिद्ध कैसे करेंगे वो हमने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कर रहे हैं। तो देखिए गॉस की प्रमेय में आपने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये पढ़ा है। तो हमने इसमें मान लिया बेटा कि माना कोई एक बिंदु आवेश Q है, माना कोई एक बिंदु आवेश Q है। इस बिंदु आवेश Q से स्मॉल r की दूरी पर हमने क्या की है, एक बंद गोली पृष्ठ ले लिया है। स्मॉल r की दूरी पर एक बंद गोली पृष्ठ ले लिया है। स्मॉल r की दूरी पर एक बंद गोली पृष्ठ ले लिया है, ठीक है। और मान लिया कि इस बंद गोली पृष्ठ के इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक, इस तरीके से हमने एक चित्र बना लिया है। माना अगर आप लिखना चाहें कि इस चित्र के बारे में, तो हमने लिया है कि माना एक धन आवेश Q है, ठीक है। माना एक धन आवेश Q है। इस आवेश Q से स्मॉल r की दूरी पर हमने क्या किया है, एक बंद गोली पृष्ठ लिया है और इस बंद गोली पृष्ठ के इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या ज्ञात करेंगे, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय से क्या होता है बताइए। गॉस की प्रमेय से जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होगा वो बराबर होगा इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना है Q, इसका ε0 गुना होता है। इस तरीके से ये तो हो गया इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है, हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, वो होता है EA cos थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, यहाँ पर थीटा क्या होता था, थीटा होता था वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता था। तो इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर आप थीटा की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए इस पृष्ठ पर हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, इस तरीके से ये वाला बिंदु ले लिया। तो अगर हम कहें कि ये देखो प्लस आवेश है तो इससे जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो तो इधर की ओर होगी, बाहर की ओर। और ये जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा। जैसे इस तरीके से हमने ये पृष्ठ लिया है, इस तरीके से ये पृष्ठ लिया है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा, नीचे की ओर तो होगा। इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री, 0। किसी भी बिंदु पर ले लो, जैसे आप यहाँ नहीं इधर समझ ले, यहाँ पर हमने कोई एक बिंदु ले लिया तो यहाँ पर प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की ओर होगी और ये जो पृष्ठ है इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, तो एरिया वेक्टर इधर की ओर हो जाएगा। तब भी एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। आप इधर पर बिंदु ले लो, यहाँ पर कोई बिंदु,
तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की ओर होगी और इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर हमेशा इधर ऊपर की ओर होगा। यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है ई कॉस थीटा। यहाँ पर हमें पता है कि इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हम थीटा देखें तो वो 0 डिग्री होगा, तो फाई ई जो है वो बराबर हो जाएगा ई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होती है, तो बन जाएगा ई। अब देखिए ये भी वैद्युत फ्लक्स था, ये भी वैद्युत फ्लक्स है, तो अगर दोनों वैद्युत फ्लक्स है तो इन दोनों को हम लोग क्या कर दे रहे हैं बराबर। तो जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा कि जो ई होगा वो बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। अच्छा, ये जो ए है ना, ए क्या है, ए जो है ना वो इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू में ए के प्लेस पर रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हम लोग E निकाल ले रहे हैं यहाँ से, E क्या होगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको कोई इक्वेशन दे दो या ऐसे ही बोल दो, इसी तरीके से रहने दो। ये देखिए जो E है ना, एक अगर आप देखें तो आपने अभी एक इससे पहले डेरिवेशन पढ़ा हुआ था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो आ गई। अब देखिए इसके कारण यहाँ पर स्मॉल r की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर जो है ना वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। तब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसी पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा है, तो हमें पता है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। यही बात तो हम लोगों ने पढ़ी है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को रखा जाता है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र एक बल अप्लाई करता है। तो वो बल कितना होगा, तो किसके कारण बल इस पर लगेगा, इस क्यू नॉट पर किसके कारण बल लगेगा, इस ई के कारण। तो क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो हमें पता है F बराबर कितना होता है, F बराबर क्यू ई होता है। तो परीक्षण आवेश पर लग रहा था, ये बन जाएगा क्यू नॉट इंटू में ई। ठीक है, तो ये बल का फॉर्मूला आ गया। हम लोग यहां से क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने बल निकाला है ना F बराबर क्यू नॉट ई, बल जो निकला है वो F बराबर निकला है क्यू नॉट ई। तो बल F बराबर क्यू नॉट जैसा है वैसे रख दे रहे, और E की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। E की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E के प्लेस पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे तो ऐसे बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। और ये जो लगने वाला बल आया है ना, इसी को ही तो भाई हम लोग कहते थे कूलाम का नियम। लिखना, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। इसी तरीके से तो पढ़ा था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कूलाम का नियम क्या था, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं, दोनों आवेश कौन से थे, Q और Q नॉट, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी चीज को हम लोगों ने क्या किया, डेरिवेट कर दिया। किसकी हेल्प से ये किया है, तो ये किया है गॉस की प्रमेय की सहायता से हम लोगों ने कूलाम के नियम का निगमन किया है। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। एक बार हम जल्दी से फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक बिंदु आवेश Q लिया, इस आवेश Q से स्मॉल r की दूरी पर हमने क्या किया, एक बंद गोली पृष्ठ लिया है। इस बंद गोली पृष्ठ पर हमने क्या करा, एक परीक्षण आवेश Q नॉट को रख दिया है। अब देखिए हमें पता है कि ये बंद गोली पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला हम लोग सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय से। इस तरीके से निकाल लिया, वो होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम लोग वैद्युत फ्लक्स का एक फार्मूला पढ़े थे, फाई ई बराबर ई कॉस थीटा होता। तो हमें इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर अगर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जो थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का कोण होता है। तो वो दोनों सेम डायरेक्शन होंगे, इसलिए किसी भी बिंदु पर थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर 0 रखा, cos 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए ये बना। ये भी वैद्युत फ्लक्स था, ये भी वैद्युत फ्लक्स था, दोनों को बराबर किया तो ये बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गया। ए जो है वो इस पृष्ठ का, इस गोली पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ए के प्लेस पर हमने 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया। तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल ली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर।
ये जो ई है ना, वो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इस बिंदु आवेश के कारण अर्थात इस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें इतनी पता चल गई। तब अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर और इसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखा है, इसका मतलब जब कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखा होता है तो उस पर एक बल अप्लाई होता है। किसके कारण इस पर बल लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो हमने निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र ई के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, बल F बराबर होता है क्यू ई। तो क्यू नॉट ई हो गया, क्यू नॉट जैसा था वैसे रख दिया, ई की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी यहाँ पर रख दी, तो इसको सॉल्व किया तो बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आ गया। इसी को ही हम कूलाम का नियम कहते हैं, क्योंकि कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों के समानुपाती होता है गुणनफल के, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उम्मीद करते हैं आप ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संधारित्र के बारे में कुछ जानेंगे और संधारित्र वाले चैप्टर से रिलेट करते हुए कुछ हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। तो फिलहाल अभी तक जिन भाइयों ने जिन बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर अब आगे फिजिक्स की हर रोज आपको इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की क्लास मिलेगी। इसके बाद जैसे एग्जाम आपका नजदीक होगा तो उसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं, तो वो वाले आपको न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। बाकी ये एक डेरिवेशन सीरीज आपकी चलाई जा रही है, तो इस डेरिवेशन सीरीज को आप जरूर से देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर कर दें, जिससे ये होगा कि अगर ज्यादा बच्चों तक देखी जाती है वीडियो तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें। बाकी आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें, ठीक है, बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखिए तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।